हैं, बहुत सारी मेरी होप्स हैं। तो अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को बाबरकत बनाए। जो नॉलेज मेरे पास है मैं कोशिश करूँगी कि आप तक जो है कि ऑनेस्टली उसको पहुँचा सकूँ। और आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एज़ अ स्टूडेंट कि जो आप इस पैसा लगाया, आपने अपना टाइम लगाएँगे, तो जो भी कुछ आपको असाइनमेंट्स दी जाएँगी इसके दौरान इंटर्नशिप में, वो आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है कि आप भी करेंगे। ठीक है? और जो है कि चलें हम फिर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जो हैं कि सबसे पहले एक गहरा साँस लें ताकि थोड़ा रिलैक्स हों। 15 मिनट से आप इसी चक्कर में लगे हुए हैं, अटेंडेंस और ये सब चीज़ें। तो एक गहरा साँस लें और खुद को रिलैक्स करें, देन हम जो है कि शुरू करते हैं इसको अपने आज के लेक्चर से। ठीक है? एक गहरा साँस लेना, ऐसे लेना कि आप फुल ताकत से खींचे मैडम आपको स्लाइड्स और शेयर हो ऐसे रही है ना? नहीं, मुझे स्लाइड नहीं शो हो रही हैं। मैम मैंने स्क्रीन शेयरिंग की है, देखें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं। ओके मैडम, मैं देखती हूँ। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अगेन शेयर कर मैम लेती हूँ हमें उसको। शो हो रही है। मैं अगेन शेयर कर लेती हूँ ताकि दोबारा से अगर कोई इशू हो तो वो क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं है। जी, ज़रूर। देखें अब आपको शो हो रही है? नहीं। पार्टिसिपेंट्स को शो हो रही है ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर पार्टिसिपेंट्स को हो रही है, मुझे नहीं हो रही, देन ओके। मेरे पास मेरा साइड पे लैपटॉप है, मेरी उसमें स्क्रीन पे आ रही है मेरी। अगर सबको शो हो रहा है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैम आपके मुझे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरे पास है जो मैंने अपनी ऑन की हुई है। ये कैसे हो गया? पार्टिसिपेंट्स को शो हो रही है ये? मैं मोबाइल से अभी ऑन हूँ ना। अभी मैं मोबाइल से जो है कि यहाँ मैंने इसको वेबएक्स को यहाँ पे डाउनलोड किया अपने मोबाइल में। तो मैं मोबाइल से जो है कि क्लास ले रही हूँ, बट मेरे पास अपने लैपटॉप जो है साइड पे, उस पे मेरी अपनी जो है स्लाइड्स वो शो हो रही हैं। अगर मुझे नहीं आ रही तो इट्स ओके, बाकी सबको हो रही हैं वो ठीक है। साथ जो है कि बस ये कि जब मैं कहूँ आपको कि आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें तो आप उसको चेंज कर दें, ये हो ठीक है सकता मैडम, है? ठीक है। मैं जी बिल्कुल हो सकता है। मैं आपके साथ इन टच में रहती हूँ, मतलब मैं देखती जाऊंगी, आप पढ़ाती जाएंगी तो मैं आगे करती जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। पार्टिसिपेंट्स को सबको स्लाइड शो हो रही हैं? मुझे प्लीज आप लोग एक दफा पार्टिसिपेंट्स बता दें कि आप सबको शो हो रही हैं? यस मैम हो रही है मैम। यस मैम शो हो ठीक रही है, है। अगर कोई भी आप लोगों को मसला है तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है? मैम आप स्टार्ट करें प्लीज। चलें, ठीक है। अच्छा, anyone of you can tell why we are following the map? कोई है जो मुझे ये बताएगा कि हम मैप को क्यों फॉलो करते हैं? क्या मकसद होता है हमारा मैप को फॉलो करने का? To go to the correct destination which you have desired. ठीक, गुड। और कोई और? To make our एक journey easy. डायरेक्शन। ओके, सैयदा हबीबा भी कह रही हैं डायरेक्शन। गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम मैप को डायरेक्शन के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना कि हम हर कोई जो है कि अपनी गाड़ी में भी जा रहे हो तो हमारे पास पेपर जो है कि मैप मौजूद हो। तो अब हमारे पास मोबाइल आ गए। मोबाइल में एक ऑप्शन होता है लोकेशन का, जिसमें करंट लोकेशन है या फिर लाइव लोकेशन है, तो हम वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि गूगल मैप है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम गूगल मैप को जो है वो ऑन करते हैं और वो हमें डायरेक्शन दे रहा होता है। इस तरह से आप देखें कि बहुत मतलब डिफरेंट जो कंपनीज हैं या डिफरेंट प्रोफेशनल जो हैं कि उनके पास अपनी एक डायरेक्शनल बुक होती है या कैटलॉग बुक होती है कि जिसको वो फॉलो करते हैं और वो अपने कस्टमर्स को वहाँ वो दिखाते हैं ताकि वो एक डायरेक्शन ले या वहाँ से जो है कि चीज़ों को फॉलो करके फाइनली उनको ये बताएं। सिमिलरली हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं हम DSM को फॉलो करते हैं।
जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके पास भी अपनी तमाम जो है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके मेडिकल कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो है कि एक बुक मौजूद है कि जिसमें उसमें सर्जरीज के हवाले से भी है और डिफरेंट जो है कि मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड जो है कि वहाँ पे मौजूद होते हैं, सिम्टम्स हैं, उनके इंटरवेंशंस जो है कि वो होती है, तो वो उसको फॉलो करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं कि वो DSM को फॉलो करते हैं। अभी तक मेरे में आप सब लोग जो हैं कि वो DSM से वाकिफ होंगे और ये भी जानते होंगे कि DSM जो है कि स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं या स्टूडेंट जो हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं या फिर हम क्लाइंट को डायग्नोसिस के लिए जो है कि वो हम यूज करते हैं, उसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक डायग्नोसिस देने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने कहानियां तो सुनी होंगी ना बचपन में, नानी अम्मा से, नाना अबू, नाना से, दादा दादी, बड़ी सिस्टर से, कजन से डिफरेंट लोगों से आपने कहानियां सुनी होंगी और वो कहानियां जो है कि हमें कुछ सबक दे जाती हैं, कुछ अच्छा असर छोड़ जाती हैं, वो एक अलग होगा। बट आज हम जो है कि DSM की स्टोरी देखेंगे कि DSM जो है कि वो किस तरीके से डेवलप हुआ, अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या थी, क्या ज़रूरत महसूस हुई थी कि एक ऐसी बुक बनाई जाती कि जिसके थ्रू जो है कि वो हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हम हमारी जो है कि अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड है वो कर दीजिएगा प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कि जो हम इसमें आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ DSM है, ब्रिंगिंग द DSM टू अमेरिका है, टाइमलाइंस ऑफ DSM है, डिफरेंस बिटवीन DSM-5 एंड DSM-5 definition of mental illness, definition of unspecified disorder and definition of specified disorder. अब हम आते हैं इसकी अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन के ऊपर। 1800 जो है कि उसका ज़माना था, इनके 1800 सदी का ज़माना था। अमेरिका, बरतानिया और कॉन्टिनेंटल यूरोप के जो मेंटल हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर मेंटली सिक पीपल जो है वो भरे जा रहे थे, आ रहे थे, भरे जा रहे थे, उनको रखा जा रहा था वहाँ पर। बट उस वक्त जो पेशेंट्स थे उनको एक खास जगह पे रखा जाता था जिसका नाम उन्होंने अजाइलम्स का दिया हुआ था। ये कैसी जगह होती थी कि जहाँ पे पेशेंट्स जो है कि बिल्कुल एक कैद खाने की तरह रहते थे, जैसे वो कोई प्रिजन है, ठीक है। उसको जो है कि इस तरह से रखा जाता था और उसको वहाँ पे जो तरीके इलाज इख्तियार किया जा रहा था वो बड़ा क्रूल किस्म का था और इनइफेक्टिव भी था। और इन पेशेंट्स को वहाँ पे बहुत सारी तकलीफ से मराहिल से गुजरना पड़ता था। जैसे उनको जो है कि आइस बाथ दिया जाता था, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, उनको रखा जाता था, वो अजाब नहीं थे। उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उनको ऐसी चेयर्स पे बिठा दिया जाता था या मतलब सारा दिन के लिए उनको एक चेयर पे बिठा देना जो लॉक करके उनके हैंड्स को उसके साथ जो है कि बांध दे। तो बहुत ही जो है कि किस तरह का जालिमाना सा जो है कि रवैया उनके साथ इख्तियार किया जाता था। अब जो तरीके इलाज जो है कि उस वक्त इख्तियार किया गया उसको उन्होंने मॉरल ट्रीटमेंट का नाम दिया। और इस मॉरल ट्रीटमेंट जो था इसका मकसद ये था कि पेशेंट्स की हालत को बेहतर करने के लिए उसका इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर बनाया जाए। यानी कि उस वक्त इस चीज़ को ज़रूरत समझा गया कि उन पेशेंट्स जिस माहौल में रह रहे हैं, ये माहौल जो है ये इन्वायरमेंट जो है ये इतना अच्छा नहीं है, हमें इस इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहिए ताकि पेशेंट्स जो है कि उनकी लाइफ जो है या उनकी कंडीशन जो है वो बेटर हो सके। अब उस इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है कि उन्होंने क्या किया, और यहाँ पे अब जो इन्वायरमेंट बेटर करने का तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया था ये बिल्कुल उस अजाइलम के उसके ऑपोजिट था। जैसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल टाइप जो है या क्रूल किस्म का उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, तो ये मॉरल ट्रीटमेंट उसके ऑपोजिट था। अब डॉक्टर ने ये रियलाइज किया कि पेशेंट्स जो मेंटली सिक हैं वो मेंटली इल पेशेंट्स हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं हैं। सो उनके साथ जो है कि इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए कि वो भी जो है कि इस तरह से बेहतरी की तरफ आए कि वो भी इंसान हैं, ठीक है। तो उनको सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो ये कि उनको उन जंजीरों से आज़ाद किया गया।
जिसमें उनको जकड़ा गया था। उनको वो जो जैकेट्स पहनाई जाती थी, कोई ऐसी जैकेट्स होती थी, स्ट्रेट जैकेट्स के नेम से जो है कि होते हैं ये, और वो जैकेट्स ऐसी होती थी कि जिनको पहना के ना तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी उनको दिया जाता था, और जो है कि या फिर सारा दिन उसी चेयर पे उन्हीं जैकेट्स के साथ, जिनके साथ लॉक्स होते थे या चेन्स होती थी, तो वो चेन रहते थे उनके साथ। तो सबसे पहले उन्होंने उसको आज़ाद किया। सेकेंड स्टेप जो उन्होंने लिया अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश में, वो ये उन्होंने किया कि जो एजाइलम्स थे उनके अंदर उन्होंने फर्नीचर जो है फर्नीचर को और आर्ट वर्क को जो है कि इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आर्ट वर्क जो है कि डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स को लेकर आए, वो जो बहुत एस्थेटिक टाइप की नेचर की थी, मतलब इस तरह की पिक्चर्स को लेकर आए। फर्नीचर जो है कि वो जो एक बिल्कुल ही शॉक और चेयर्स और वो एक बेड्स और चेन्स और ये सारी इनको हटा के जो है कि उस असाइलम को उन्होंने एक होम की तरह की शक्ल देने की कोशिश की। उस और उनका यही मकसद था कि असाइलम्स को होम में तब्दील कर देते हैं तो पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकता है। अब ये जो एक उन्होंने सोचा था कि उन होम्स को इंटीरियर करना उन्होंने शुरू किया, जो असाइलम्स की जगह उन्होंने बनाया। फिर अब यही कहा कि जो बेहतरीन और कामयाब इलाज करने के लिए ये जो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, इसका प्राइमरी गोल भी यही था कि पेशेंट को बेहतरीन और कामयाब इलाज मुहैया किया जाए। अब इसकी प्रैक्टिस जो है कि वो शुरू हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने पेशेंट्स को बिल्कुल आज़ाद कर दिया, वो ऐसे पेशेंट्स भी थे कुछ कि जिनको जो है कि जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे, जिनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, तो उन पेशेंट्स को इन्होंने आज़ाद किया उन जंजीरों से और उन चेयर्स या उन चेन से या जितने भी उनके साथ जिस तरह से उनको बांधा हुआ था, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम करना शुरू हो गया। वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते थे, वो सपोर्ट मतलब आपके साथ सपोर्ट नहीं करते थे, आपके साथ भी कोऑपरेट नहीं। देन क्या हुआ कि ये जो मॉरल ट्रीटमेंट है ये फेल हो गया। वहां पे बहुत सारे ऐसे भी यूरोप में हॉस्पिटल्स थे कि जो कि ये कह रहे थे कि आप ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सॉर्ट आउट करें कि जो कि पेशेंट्स के सोशल स्किल्स जो हैं कि उनमें हेल्प आउट कर सकें, उनको सोशली स्किल्स सिखा सकें, और इसके साथ साथ जो है कि वो उनकी मदद कर सकें कि वो अपना टाइम अच्छे तरीके से वहाँ पे गुजार सकें। लेकिन जैसे ही बायोमेडिकल ने तरक्की करना शुरू की तो ये मॉरल मूवमेंट जो है, ये मॉरल जो मैनेजमेंट थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, और इसकी जगह जो है कि ड्रग्स ने और साइकोथेरेपी ने ले ली थी। बिल्कुल इसी तरह से जो है कि जहाँ यूरोप में ये सब हो रहा था, वैसे ही अमेरिका में भी जो सीवियर पेशेंट्स थे, जैसे डिप्रेशन के, मैनिया के या मेलनकॉलिक के थे, उनको प्राइवेट मैड हाउसेज में रखा जाता था। यूरोप में इनको एजाइलम का नाम दिया जाता था, बट अमेरिका में इनको मैड हाउसेस का नाम दिया जाता था। इन्होंने भी क्या काम किया कि अपने इन्हीं जो मैड हाउसेस थे इनको घरों की शक्ल देना शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पे भी क्या था कि पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था इनका, और यहाँ पे भी जो है कि लैक ऑफ क्वालिटी सर्विस थी। उसकी वजह से ये जो मैड हाउसेस थे इनकी तादाद में भी कमी वाक़या होना शुरू हो गया, फिर चंद एक ही ये रह गए थे। और अमेरिका में जो मॉरल ट्रीटमेंट के हवाले से जो एक शख्स ने बहुत ज़्यादा काम किया था और उनका नाम था डॉक्टर थॉमस, उन्होंने भी वही काम किया कि इन्वायरमेंट को जो है कि वो ब्यूटीफुल बनाया जाए। इनका भी यही कहना था कि ये जो भी मैड हाउसेस हैं इनको होम्स की शक्ल दी जाए, और इसमें सबसे पहले जो है कि इसका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज किया जाए। अब इनका काम बड़ा यहाँ पे जो है कि प्रोमिनेंट था कि इन्होंने उसको उस जो एजाइलम्स थे या मैड हाउसेस थे बेसिकली, उनके जो रूम्स थे उनको वेल वेंटिलेशन जो है कि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया, और उसके साथ साथ जो है कि इन्होंने दीवारों के ऊपर जो है कि बहुत सारे जो लैंडस्केप्स थे, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स जो थे कि वो बनवाए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कि पेशेंट्स को फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज जो है कि उसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि वो अपना टाइम अच्छा गुजार सकें। यहाँ अब एक और जो है बात को जरूरी भी समझा जाने लगा कि हमने इन्वायरमेंट तो चेंज कर दिया, जो है उसके ऊपर उनको सोशल और फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन अभी वो कंफ्यूज होते थे कि जो इनके पास पेशेंट्स मौजूद हैं उनको वो किस कैटेगरी में डायग्नोज करें। उनको डायग्नोसिस के हवाले से इशू होता था, तो यहाँ पे इस बात को भी जरूर समझा गया कि इनको क्लासिफाई करने के लिए कोई मेंटल डिसऑर्डर
का एक सिस्टम जो है, मतलब इनके जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए कोई स्पेसिफाइड सा मैनुअल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी आपका लेक्चर कट कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैंने आप लोगों को सबको गूगल फॉर्म का लिंक सेंड कर दिया है ग्रुप में। आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करके वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम, कंटिन्यू प्लीज़। ओके, अर्ली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डीएसएम। यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट जो है वो स्लाइड कीजिएगा, हिस्ट्री के बाद की स्लाइड जो है, ठीक है? अब इन मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने में जो पहली रिकॉग्नाइज्ड अटेम्प्ट की थी वो एक फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम था जैन एटाइन डोमिनिक स्क्वायरल, ठीक है? और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसको नाम उन्होंने दिया था कंसर्निंग मेंटल इलनेस का। देन एक और जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे इमेल क्रिप्लन, और इन्होंने जो अपना जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था मेंटल इलनेस का डेवलप किया उसको इन्होंने नाम दिया कॉम्पेंडियम डर साइकियाट्रिया, ठीक है? और उसके बाद ये जो जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे क्रिप्लियन, इन्होंने जो है कि डिस्टिंग्विश किया इसको मेंटल इलनेस को मजीद 2 मेजर फॉर्म्स में जो है कि वो डिस्टिंग्विश किया। नेक्स्ट स्लाइड होगी, क्रिप्लियन डिस्टिंग्विश 2 फॉर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है? नंबर 1 जो था वो था डिमेंशिया पैराडॉक्स, जिसको बाद में स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफाइड किया गया, जो आजकल आप लोग पढ़ते हो स्किज़ोफ्रेनिया आपके डीएस में, तो इसका जो अर्लियर नेम था वो डिमेंशिया पैराडॉक्स था। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, जिस बाद में जो है क्लिनिकल डिप्रेशन एंड बाइपोलर का नाम दिया गया था। इसके साथ जो है कि क्रिप्लियन also documented 3 different presentations of dementia paradox, जिसमें उन्होंने जो 3 दिए थे उसमें था पैरानोया जो है कि वो hallucinations and delusions पे जो है कि वो होता था कि पैरानोया जो है कि प्राइमरली कंसिस्ट है hallucinations and delusions पे। देन हाइपोफेरेनिया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता था क्लाइंट्स पेशेंट्स का, इनअप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो हो तो हम उनको हाइपोफेरेनिया जो है कि वो डायग्नोज करेंगे। देन थर्ड वन था कैटाटोनिया, which presented as posturing, odd mannerisms और extreme agitation. कैटाटोनिया आज भी मेरे ख्याल में स्किज़ोफ्रेनिया का जो है कि एक पार्ट अगर आप पढ़ें, स्किज़ोफ्रेनिया जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में, अभी तो हम चाइल्डहुड का पढ़ेंगे, इसमें हम उसमें इसको फिर देखेंगे डिटेल में। देन जो मैप था क्रिप्लियंस की क्लासिफिकेशन सिस्टम का, यही बेसिक बना था बाद में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर सीरीज का। प्लीज आप लोग से अपना माइक म्यूट करें। अपने अपने सब माइक जो है कि वो म्यूट करके बैठे हैं, सिर्फ एक मेरा माइक ओपन होगा, आप लोगों की तरफ से बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। काइंडली प्लीज़ आप लोग माइक म्यूट कर दें, वरना फिर मैं यहाँ से कर दूंगी तो सबके ही म्यूट हो जाएंगे। प्लीज़ देखें, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से। मैम आप कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके। यही क्रिप्लियंस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बाद में बेसिक बना था डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की सीरीज, जो कि डीएसएम की शुरू हुई थी, ठीक है? देन अमेरिका में डीएसएम कैसे आया? अब 1840 में मेंटल इलनेस जो था, मतलब यूएसए में मेंटल इलनेस की क्लासिफिकेशन का काम जो था कि वो शुरू हो गया था। और ये जो आया था इसमें इसका मकसद क्या था? एक तो जो है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है कि उसको कलेक्ट किया जाए, यानी कि वो तमाम मेंटल इलनेस के पेशेंट्स जो हैं जिनको अलग से कैटेगराइज किया जाए, जिनमें जो डिक्लेयर हो रहे थे मेंटल इलनेसेस के हवाले से, कोई उनमें माइनर इश्यूज भी आ रहे थे, तो वो उनको जो है कि अलग से कैटेगराइज किया जाए। और उसके लिए जो उन्होंने पहला वॉल्यूम बनाया था उसमें उनकी जो टर्म थी आइडियोसी या इंसैनिटी की कैटेगरी बनाई थी, जिसके अंदर जो है कि वो क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को रख रहे थे। अभी आइडियोसी और आइडियोसी का मतलब होता है इंतहाई जो है कि स्टूपिड या बिल्कुल ही जो है कि नॉर्मल बिहेवियर जो है कि वो, ठीक है? और
उसके बाद जो है कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो 1880 में जो है ये वर्ड जो टर्म थी आइडियोस या इंसैनिटी जो है ये 7 कैटेगरीज में ग्रो करके थी। उन्होंने इसको मजीद जो है कि ये बताया कि जो इंसैनिटी है वो सिर्फ एक में नहीं आती है बल्कि ये 7 कैटेगरीज जो हैं कि वो उसमें उन्होंने इसको तकसीम कर दिया। एक है मेलनकोलिया। मेलनकोलिया जो है कि वो क्या था कि ये इंटेंस सैडनेस की फीलिंग्स थी कि पेशेंट जो था कि वो इंतहाई जो है कि सैड मूड में रहता था, होपलेसनेस में रहता था। और मेलनकोलिक डिप्रेशन जो था कि वो सीवियर इलनेस जो है कि वो होती थी और ये लोगों को बिल्कुल उस तरह से बना देता था कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था तमाम एक्टिविटीज में। और वो जो है कि दूसरे जिस हमारे आजकल डिप्रेशन के दूसरे सिम्टम्स होते हैं कि नींद नहीं आना, भूख नहीं लगनी, रोना या इस तरह की जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, वो दूसरे सिम्टम्स जो थे कि पेशेंट्स जो हैं वो शो किया करते थे। लेकिन पहले इसको मेलनकोलिया का नाम दिया गया था। जो persistently सैडनेस को, सैड मूड को, होपलेसनेस जो था कि वो बेसिकली इसके जो है कि वो क्राइटेरिया रखा गया। पैरासिस जो है, पैरालिसिस जो होता है ये पैरासिस है, लेकिन इसको हम कहते हैं पैरालिसिस। जो पेशेंट्स जो हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट्स आते थे जो कि मेंटली इश्यूज के साथ होते थे लेकिन उनके वो पैरालिसिस जो है कि वो शो कर मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। आप लोग सब अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। मैम आप इनका माइक सबको म्यूट आ रही कर है। दें। मैं म्यूट करती हूँ, सबको म्यूट सबको आ करती रही है। हूँ। हाँ, मैं अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हूँ। ठीक है, बाकी सब हो गए हैं? तो मैम बाकी सबको कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैंने कर लिया अपने आप को अनम्यूट। ठीक है, देन मैनिया है। मैनिया आप सबको पता है, अगर आपने जो है कि पढ़ा है इसके बारे में, तो ये इंतहाई यूफोरिक कंडीशन होती है कि बहुत एक्साइटमेंट की कंडीशन होती है। पेशेंट बिला वजह ही बहुत एक्साइटेड होता है और इतना हाइपर होता है कि जो पेंडिंग वर्क होते हैं उसके पहले दिनों के, वो जब उस पे मैनिया का आता है एपिसोड तो वो नाइट को भी नहीं देखता, बस लगा हुआ है काम करने, लगा हुआ है और हंसी मजाक है तो हंसी जा रहा है, बोले जा रहा है। तो एक यूफोरिक कंडीशन जो है कि वो होती थी मैनिया में। ठीक है, देन है मोनोमैनिया। मोनोमैनिया जो है, मोनो से जैसे जाहिर है कि एक सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स होता है सिंगल। तो ये क्या करता था मोनो जो है कि वो एक ही आइडिया को या एक ही थॉट जो है, मतलब लिमिटेड था, ये लिमिटेड इन एक्सप्रेशन था, सिंगल आइडिया पे या सिंगल थॉट, एक ही चीज के पीछे जो है कि मतलब एक ही थॉट आ रहा है, एक ही थॉट के पीछे जो है कि वो लगे हुए हैं। और एक्सेसिव कंसंट्रेशन जो थी ना कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर होती थी या एक ही आइडिया के ऊपर होती थी, वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते थे। ठीक है, देन है डिप्सोमैनिया। अब डिप्सोमैनिया क्या था? ये एक मेडिकल कंडीशन थी और ये उनमें होती थी कि जो कि ड्रग यूज करते थे या अल्कोहल जो होती थी, जिनमें बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल कह लें या क्रेविंग होती थी अल्कोहल और ड्रग को यूज करने की। तो जो पेशेंट्स थे ड्रग एडिक्ट थे या अल्कोहलिक के बहुत ज्यादा एडिक्ट थे, उनको जो है कि डिप्सोमेनिया जो है कि वो कहा जाता था और ये एक मेडिकल कंडीशन हुआ करती थी। एपिलेप्सी, सॉरी डिमेंशिया है। इसके बाद आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है ये बहुत जो है कि इनका अल्जाइमर जो थे उनका बहुत एक अहम केस जो था ऑगस्टे डेटर का जो है कि वो हुआ था उस जमाने में। अभी हम उसको तो नहीं डिटेल में लेके चलेंगे, जस्ट मैं मेंशन करूंगी कि डिमेंशिया जो है कि वो होता क्या है। और डिमेंशिया जो है कि जैसे आप जो है कि ओवर 50 आपकी पेशेंट्स जो होते हैं उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, या उन किसी टाइम उनको आता है याद, किसी टाइम नहीं आता, तो मेमोरी का इशू जो है कि वो होता है। देन एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी जिसमें जो है कि क्लाइंट को जो है कि वो एक, वैसे तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है एपिलेप्सी की, इसमें जो है कि वो बच्चे हैं, बच्चों को भी बड़ों को, इनको दौरे पड़ते हैं, इनको फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, जो है अब फिट्स की कई कैटेगरीज हैं, तो उस वक्त जो है कि एपिलेप्सी जो है कि वो हो जाए, और एपिलेप्सी पे बहुत सारा उस वक्त वर्क भी हुआ था।
तो ये 7 कैटेगरीज थी कि जिसमें इन्होंने जो है कि इस टर्म को, इंसैनिटी को जो है कि वो डिफाइन किया था और ये ग्रो किया था। ठीक है, फिर जो है कि क्या हुआ कि 1917 में 2 कमेटीज थी। एक का नाम था द नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन और दूसरी जो थी कमेटी थी स्टैटिस्टिक ऑफ अमेरिकन मेडिकल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यही बाद में APA बनी थी। ठीक है, और इन दोनों कमेटीज ने जो है कि क्रिएट किया था अपना एक मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, और उसको इन दोनों कमेटीज ने जो मेंटल इलनेस की फॉर्म्स थी उनको 22 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और इसी इंफॉर्मेशन को बाद में ब्यूरो ऑफ सेंसस जो थे कि वो यूज, यानी कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी या ब्यूरोज थी वो इसको जो है कि वो यूज करती थी। इस क्लासिफिकेशन में जो कुछ दिया गया था, ये जो 22 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें जो मेंटल इलनेसेस को जो है कि डिफाइन किया गया था कि उसको फॉलो करने लगे थे आप। देन DSM की इस्टेब्लिशमेंट में वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा जो है कि वो काम है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है कि जो क्लाइंट्स थे या जो बहुत सारे उनके रिक्रूट्स थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जो आर्म फोर्सेस के बाद जो आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स कह लें या रिक्रूट्स थे, वो डिफरेंट किस्म के ट्रॉमा से गुजर रहे थे। वो ट्रॉमा का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी, ये बहुत सारे डिफरेंट जो सिम्टम्स थे उनसे गुजर रहे थे। तो उस वक्त भी वहाँ पे ये ज़रूरत को समझा गया कि इन सारे जो पेशेंट्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाए मेंटल इलनेसेस के हवाले से, और उसके और साथ साथ ये भी पता करना ज़रूरी था कि कौन सा जो है कि पेशेंट वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन में थे सारे, तो इस वजह से भी जो है कि ये कहा गया कि कोई एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो है कि वो मैनुअल हो या क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जिसके थ्रू जो है कि हम डायग्नोज कर सकें। सो इन सारी चीज़ों ने और इन सब बातों ने जो है कि इस अहमियत की तरफ इशारा किया कि हमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कि उसकी ज़रूरत है। सो 1951 में DSM की अप्रूवल जो है कि वो दी गई थी, जो अप्रूवल के लिए जो है कि उनको पॉइंट्स दिए गए थे और फिर उसके ऊपर वर्कआउट किया गया, रिसर्च वगैरह की गई। तो 1952 में DSM जो है कि वो पब्लिश किया गया था। DSM का जो फर्स्ट वर्जन है वो 1951 में देन पब्लिश हुआ था। फिर हम आते हैं टाइमलाइन ऑफ DSM। आप सबकी स्क्रीन पे टाइमलाइन ऑफ DSM शो हो रहा है? No, ma'am. नहीं मैम। मैम स्लाइड नंबर? Yes, ma'am. स्लाइड नंबर जो है वो है 14। ओके, अब शो होगा, चेक करें प्लीज। Yes, ma'am. हो रहा है? Yes, ma'am. हो रहा है शो। ओके, Yes, अब आप ma'am. 15 कर दें, अब 15 करें आप इसके। हम इन की एक समरी है ये, और स्लाइड नंबर 16 से लेके 17, हाँ 17 18 स्लाइड 18 तक जो है कि हम समरी करेंगे कि जो DSM 1 से लेके और DSM 5TR तक जो हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स आते रहे हैं, जो रिपीट होके आए या टेक्स्ट रिवीजन हुआ उस तरीके से या रिवाइज्ड होकर आए, तो हम उन सब की समरी को जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है, वर्जन DSM 1 जो है, अब DSM 1 जो है क्या हुआ कि जब बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी डायग्नोसिस के हवाले से, और ये बढ़ती जा रही थी कि डिफरेंट डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जो हैं USA के अंदर, जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक सिस्टम थे उसके हवाले से जो है कि बहुत सारी कंफ्यूजन जो है कि वो बढ़ती जा रही थी, और यही कहा जा रहा था कि जरूरी है कि कोई एक क्लासिफाइड सिस्टम जो है कि वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहा गया कि अब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने का सोचा था, उनका मकसद यही था कि ये जो सिचुएशन है कंफ्यूजन की, ये मिनिमाइज हो, और एक ऐसा सिस्टम कि जिसको सारे साइकेट्रिक जो है कि वो भी और बाकी सारे इदारे भी जो हैं वो एक ही साथ जो है कि वो इस्तेमाल करें। मीन्स कि हर कोई जो है कि वो अपना डिफरेंट जो है वो ना यूज करे, एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जिसको जो है कि साइकेट्रिस्ट भी करें और जो नॉन मेडिकल जो है कि इदारे हैं वो भी उसको देखते हुए जो वो रेफर करें क्लाइंट्स को साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो एक ही चीज हो जिसको वो फॉलो करें। ठीक है, और यही सी जरूरत को महसूस करते हुए जो है कि APA ने न्यू
19 जैसे कहा कि DSM 1 जो है कि इसका फर्स्ट एडिशन जो था कि वो रिलीज किया था। इसके अंदर 102 जो है उनकी ईयर ऑफ पब्लिश इसका 1952 है। नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक जो है इसके अंदर बाज में 102 कहा जाता है और 106 भी मेंशन है। बाज जो डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी ना DSM 1 में, वो 102 कैटेगरीज थी या फिर जो है कि 106 जो है कि वो दी गई थी। और जो पहला DSM था वो 130 पेजेस का था। हम पहले इसको देख लें, फिर हम इसकी मेजर जो चेंजेस है, ये प्रोमिनेंट चेंजेस है, वो हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, DSM 2 जो है, अब DSM 2 जो है कि वो क्या हुआ कि जो डेफिशिएंसीज जो हैं DSM 1 में रह गई थी, उनको कंपनसेट करने के लिए DSM का सेकंड एडिशन जो है कि वो पब्लिश करने की जरूरत महसूस की गई। तो वो 1968 में जो है कि इसका सेकंड एडिशन आया था। इसमें 182 डायग्नोस्टिक कैटेगरी अब बढ़ा दी गई थी, बढ़ गई थी। और फिर उसमें जो पेजेस थे वो 134 मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। तरीके से नहीं है। हाँ मैम आपकी अब आवाज आइए, नहीं आ रही। अब आइए, अब आइए, ठीक है। कहाँ पे मेरी आवाज रुक गई थी, कहाँ तक आपने सुना? मैं मैम इसे ये रिपीट करती हूँ यार, मुझे अपना मैडम ये लास्ट मैम पॉइंट जो भी पूरी आपने बताया। स्लाइड। अच्छा एक सेकंड आप लेते मुझे देते हैं, मैं अपना शिफ्ट कर लूँ नेट का। अगर इस पे नहीं आ रहा, मैं अपना नेट शिफ्ट करूँ। जी मैम, श्योर ठीक है, श्योर, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये काइंडली आप बता सकते हैं कि किस ग्रुप में आपने ये अटेंडेंस का गूगल फॉर्म शेयर किया है? मैंने इंटर्नशिप डिस्कशंस में गूगल फॉर्म शेयर किया था और उसका टाइम अब ओवर हो चुका है। मेरे पास काफ़ी बच्चों की अटेंडेंस आ चुकी है। जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की वो मुझे DM कर दें या मैं यहाँ से भी SS ले लूंगी। मैम मैम जी शायद जी, नेट इशू चले। था आप अब लोगों मेरी को। आवाज आ रही है यस सबको? स्क्रीनशॉट ले मैडम, लो यस। काइंडली। आप लोग प्लीज मुझे DM करें आप लोग, नेम्स DM करें, जस्ट नेम्स DM करें कीजिएगा प्लीज, वरना बड़ा मसला होता है। ये इधर से ही आपको चैट आप में लोगों कर को दें जो ये भी वेबएक्स क्वेरीज से। करनी है ना, पूछनी है, वो आप आफ्टर क्लास आप एंड पे कर लीजिएगा या आप ग्रुप में लीव कर दें, प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें। मैडम आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैम अपना नाम चले। बता अब दें, जिस पे बस डीएम करना है। खामोश हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप ये लेक्चर एक दफा कंटिन्यू होने दें। इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी सारी क्यूरीज जो है वो देखी जाएंगी, सब हल की जाएंगी। मैम आप कंटिन्यू करें मेरी प्लीज। आवाज आ रही है सबको? यस मैडम, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैम आप कंटिन्यू करें प्लीज। आप ऐसी डिस्कशन है कि वो आप क्लास के बाद रखें। जी जी मैडम, क्लास के बाद, क्लास के एंड पे सब ये जो डिस्कशन आप होगी। लोगों की आप डिस्कशन टाइम वेस्ट कंटिन्यू। हो रहे हैं, आप इसको जो है कि क्लास के बाद करें। और जो अटेंडेंस है, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि आपकी अटेंडेंस जो है कि वो उनका क्राइटेरिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा। बट अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, आप 1 आवर की हमारी क्लास है, 1 आवर में आपकी अटेंडेंस जो है कि हो जाएगी, कोई इशू नहीं। जी जी अगर बिल्कुल आप हो हैं तो जाएगी आपकी सब कुछ, अटेंडेंस हो आपकी जाएगी। आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, आपकी सारी क्यूरीज भी सॉल्व होंगी। प्लीज ये क्लास कंटिन्यू होने दें, इस क्लास के एंड पे मैं सब कुछ सॉल्व करूंगी। चलें, ठीक मैम है। मैं इसको कंटिन्यू। कह रही हूँ कि DSM 3 जो था 1960 से लेके 1970 तक के दौरान बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया था। जो DSM 2 का पब्लिश हुआ था, उसमें जो भी डेफिशिएंसीज थी, जब पहले DSM 1 में डेफिशिएंसीज हुई तो उसको कवर करने के लिए DSM 2 को पब्लिश किया गया। मैडम हलीमा, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम हलीमा आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। मैम हलीमा आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। Assalamualaikum. Am I audible, Meher? मेरी आवाज आ रही है? यस। जी अच्छा, जी, आप अटेंडेंस का आप सबको बताना। आप अपनी मेल सब चेक करें। वहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम में जहाँ पर आप अदर जो फिल करते हैं वहाँ पे ही आपने अटेंडेंस भी लगानी है, ठीक है सबने। आप अपनी मेल्स चेक करें सारे सब। मैम वो मेल आ गई है, उसे मार्कस डन मेरी कर दें आवाज जरा आई है जल्दी। आप सबको? बस बस ठीक है, बस ठीक है। वहीं पे आपने सबने मार्क करनी है अटेंडेंस। किसी सिंपल की अगर मार्कस रह हेलो, गई डन है कर तो आप दें। सुबह चेक कर लें। हेलो, जी मैम अभी आ रही है। नहीं आई मेरी आवाज? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही है। यस मैम आपकी आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है। अब वो जितनी भी डिस्कशन है प्लीज उसको स्टॉप करें, क्यों हम बहुत, मुझे कंफ्यूजन हो जाती है अपने लेक्चर में, वो फ्लो नहीं रहता मेरा। ठीक है, मैं यहाँ से DSM-2 की पब्लिश से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। DSM-2 जो है वो 1968 में पब्लिश हुआ था। उसमें 182 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी और 134 पेजेस जो थे कि वो उसके अंदर थे। बट देन 1960 से 1970 तक जो है कि जो DSM-2 का वर्जन बना था उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए थे, और उस क्रिटिसिज्म की वजह से जो है ये कहा गया कि एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कि वो बनाया जाए। तो 1980 में DSM-3 जो है वो पब्लिश हुआ और इसमें 265 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी और 494 पेजेस जो थे कि वो इसके अंदर थे। इसके बाद जो है DSM-3 जो है, अभी हम ये देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई थी, वो हम इसके बाद जो है कि नेक्स्ट स्लाइड्स जो है कि उनमें हम चेंजेस और जो भी इसमें हुआ था वो हम इसके बाद में देखेंगे। DSM-3 जो है उसको DSM-3R, ये एक रिवाइज था। R का मतलब होता है रिवाइज्ड। DSM-3 को रिवाइज्ड किया गया था। APA ने DSM-3 को 1987 में पब्लिश किया, DSM-3R को, और उसमें 292 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी और 567 जो है कि उसके अंदर पेजेस मौजूद थे। उसके बाद जो है DSM-4 जो है कि वो भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म के बाद जो है कि मतलब कुछ चीजें जो है कि जैसे जैसे उन्होंने महसूस किया कि ये चीजें इनको और क्लासिफाई होने चाहिए या और स्पेसिफिक या और प्रॉपर होना चाहिए, तो DSM-4 जो है कि वो आ गया। फिर DSM-4 जो है वो 1994 में पब्लिश हुआ, 1994 में, और इसके अंदर डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी 297 और इसमें 886 पेजेस थे। देन DSM-4 TR। अब TR का मतलब है टेक्स्ट रिवीजन। टेक्स्ट रिवीजन का मतलब ये है कि DSM के अंदर जो टेक्स्ट यूज किया गया था, जो डिस्क्रिप्टिव था या उस तरह की चीजें जो जो टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें थी, उसको रिवाइज किया गया था। ठीक है, और ये 2000 में आया था। इसमें 365 जो है कि डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी
और इसमें 943 जो है कि वो पेजेस थे। उसके बाद जो है एक 13 साल का गैप हुआ था, लॉन्ग गैप आया था, और DSM 5 जो है कि वो पब्लिश हुआ था। DSM 5 जो है कि उसके अंदर वो 2013 में आया था, और इसमें नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक कैटेगरीज जो हैं कि वो मुझे नहीं मिल सकी, अगर किसी को मिले तो ज़रूर शेयर करें। और उसमें 947 पेजेस जो हैं कि वो मौजूद थे। और अगर मैं इसको बैठती कि मैं अपना DSM खोलती और उसमें डायग्नोस्टिक कैटेगरीज को गिनना शुरू करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। सो मैंने इसको इसी तरह से जो है कि लाइन कर दिया। अब जो प्रेजेंटली आया 2022 में जो आया है वो DSM TR है। इसमें भी टेक्स्ट रिवाइज किया गया है, इसका टेक्स्ट जो है कि वो रिवाइज किया गया है, और इसमें जो है कि 1377 पेजेस मौजूद है। ठीक है, अब हम इसकी समरी देखते हैं कि DSM 1 में क्या था। DSM 1 जब पहली बार बनाया गया था तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। अच्छा, ये जो टाइम था ना DSM 1 का, उसी दौरान जो है साइकियाट्री के अंदर जो है वो फ्रॉइडियन जो है उसके कॉन्सेप्ट थोड़े डोमिनेंट होना शुरू हो गए थे। तो जो DSM 1 था वो हाईली इन्फ्लुएंस था फ्रॉइडियन के साइकोडायनामिक प्रिंसिपल से। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि इसके अंदर जो दूसरा चेंज लाया गया था वो ये था कि डायग्नोस्टिक कैटेगरीज को जो है कि 2 मेजर ग्रुप्स में चेंज किया गया था। एक को साइकोसिस और एक को न्यूरोसिस कहा गया था, लेकिन ये इसमें 2 कंडीशंस थी। एक कंडीशन में जो है कि ये कहा गया था, ये एज्यूम किया गया था कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ब्रेन डिसफंक्शंस की वजह से आते हैं। और एक कंडीशन थी कि जिसमें ये एज्यूम किया गया था कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो पर्सन के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, उसके रिजल्ट्स की वजह से होती है, और उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसमें अडेप्टेशन का प्रॉब्लम एक कंडीशन ये कि कहा गया, और एक कंडीशन कहा गया कि ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से जो है कि मेंटल जो है कि इलनेसेस होती हैं। ये जो सेकंड एडिशन था, जो सेकंड उनकी कंडीशन थी कि इन्वायरमेंटल जो है कि वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जो है ये इन्वायरमेंट जो है बड़ा काउंट करते हैं, स्ट्रेसेस जो है कि काउंट करते हैं। तो इस सेकंड कंडीशन को उन्होंने मजीद 2 में डिवाइड किया, एक को साइकोसिस में और एक को न्यूरोसिस में कहा। ठीक है, साइकोसिस जो है उसका क्या था कि वो स्वीयर कंडीशंस में जो है कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है जिसको हम ब्रेन डिसफंक्शंस भी कह रहे हैं, कि उसकी वजह से भी हो सकता है, और मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये 2 डिसऑर्डर्स थे, सीवियर किस्म की कंडीशंस होंगी तो हम उसको साइकोटिक में जो है कि वो लेकर आएंगे, उनको उसमें डायग्नोज दिया जाएगा। देन साइकोन्यूरोसिस था, न्यूरोसिस जो है डिप्रेशन, एंजाइटी की तरह की जो कंडीशंस होंगी, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होंगे उनको न्यूरोसिस की कैटेगरी में जो है कि वो रखा गया। इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया। साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनिक डिप्रेसिव को, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उनको साइकोसिस में जो है लिखा गया, क्लासिफाई किया गया। डिप्रेशन, एंजाइटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को न्यूरोसिस में जो है कि क्लासिफाई किया गया, इन 2 में जो है कि वो कर दिया गया। अब क्या हुआ, और DSM जो था कि इसके अंदर जो DSM 5 था, 1 था सॉरी, इसमें क्वालिफायर्स भी दिए गए थे। क्वालिफायर्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी पेशेंट में 4 सिम्टम्स जो हैं कि जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ था उनमें से 4 सिम्टम्स जो हैं कि वो मैच करेंगे तो वो उसको डिसऑर्डर न्यूरोसिस में या साइकोसिस के अंदर जो है कि वो क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इसके बावजूद कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया गया था डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए भी, कैटेगरीज के लिए भी, फिर भी इसके जो था कि यूटिलाइजेशन इतनी नहीं थी। इसको बहुत ही कम जो है कि वो यूटिलाइज किया जाता था, और इसके साथ साथ जो है कि जो इसका डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी था ना वो बड़ा कम असरअंदाज हो रहा था, मतलब लोगों को उसमें से इतना फायदा नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि इतने ऑर्गेनाइज होने के बावजूद भी ये सिस्टम जो था कि इसको जरूरत महसूस हुआ कि इसको भी रिवाइज किया जाए, और एक दूसरा जो है कि वो सिस्टम जो है कि वो डेवलप किया जाए जिसमें ये चीजें मौजूद ना हो। अच्छा, ये कौन है जो कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या आपको टर्म समझ में नहीं आ रही है? क्या चीज समझ में नहीं आ रही है?
जिन्होंने ग्रुप में मैसेज किया है, आई डोंट नो मुझे किसने किया है, मुझे यहाँ बताएं कि किसको क्या समझ नहीं आ रहा, मैं उसको रिपीट करूं। मेरी आवाज नहीं जा रही है सबको? आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। किसी को क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्लास के बाद ग्रुप में क्वेश्चन कर ले कि उनको कहाँ से समझ नहीं आया, वहां से हम उसको मैं बता दूंगी क्या कहाँ पे समझ नहीं आया। अभी तक जो मैं बता रही हूँ वो सबकी समझ में आ रहा है ना? बाकी सब तो समझ रहे हैं ना? यस मैम। जी यस मैम आ मैम। रही है। ओके, ठीक है। देन इसी तरह से जो है कि वो DSM-2 जो है कि वो पब्लिश हुआ था। अब DSM-2 में जो मेजर चेंजेस की गई थी वो भी हेविली इन्फ्लुएंस था फ्रॉडियंस के प्रिंसिपल से, जो साइकोडायनामिक प्रिंसिपल उसका था उसी से। और इसमें भी जो है कि जो मेजर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो डेवलप की गई थी। ठीक है, अब 2 मेजर मॉडिफिकेशंस जो थी कि वो ये किया गया था कि मेंटल इलनेस की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया था। एक तो ये कि मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है उसको और बताया गया कि मेंटल इलनेस जो है कि वो क्या क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाया गया। दूसरा, उसके अंदर कैटेगराइजेशन जो है कि उसको इंक्रीज किया गया। और जो माइल्डर कंडीशंस भी थी जनरल पॉपुलेशन में, जो माइल्डर कंडीशन भी आ रही थी मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो उसको भी इसमें जो है काउंट कर रहे थे। इसके अलावा जो है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशन इन्होंने इंक्रीज की थी, इसको फर्दर उन्होंने मल्टीपल सब डिविजन्स जो था कि उसमें डिवाइड किया गया था। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज थी उनको मल्टीपल सब डिविजन्स में जो है कि डिवाइड किया था। और यही डिस्क्रिप्शंस जो थी अभी तक जो है कि फिर वही हुआ कि ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी वो फिर भी फायदेमंद ना हो सकी। अब वो फायदेमंद किस लिए नहीं थी? वो इसलिए नहीं हो रही थी कि लोग अभी भी कंफ्यूज थे। अभी भी उनका जो है कि अभी भी वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हम इसको किस तरीके से जो है कि यूटिलाइज करें, कैसे हम इसको समझें कि कौन सी चीज कहाँ पे जो है कि वो आनी है। तो फिर भी वो अभी तक कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये कैटेगराइजेशन जो है जितना इसको इंक्रीज किया गया उसका नतीजा यही निकला कि जो लोग थे वो तो समझ नहीं पा रहे थे, अभी भी उसके हवाले से वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर उन्होंने किस चीज को जरूरत समझा, उन्होंने कहा अभी भी हमें इसको मजीद जो है कि वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, इसको और ज्यादा क्लासिफाई करने की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हमें जरूरत है कि अब हमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी देनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट है उसकी एक चीज जो हमें नजर आ रही है, उदासी जो फेस पे है वो हमें नजर आ रही है, लेकिन उसकी उदासी की रीजंस क्या है, जो सब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू वो क्या है, उसके अंदर उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो हमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है कि उसकी हमें जरूरत है। अब यहाँ पे DSM-2 में जो क्वालिफायर्स बताए गए डायग्नोसिस के लिए वो 9 थे, DSM-1 में जो है वो 4 थे। अब यहाँ पे उन्होंने 9 क्वालिफायर्स जो थे, बहुत सारे डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए उन्होंने 9 क्वालिफायर्स जो है कि वो लगा दी कि अगर 9 जो है कि वो क्राइटेरिया मौजूद होगा तो हम उसको डायग्नोज करेंगे। ठीक है, देन DSM-3 आ गया। DSM-3 में जो है कि वो क्या किया गया था कि बहुत सारे जो साइकेट्रिक टर्म्स थी उनको रिमूव कर दिया गया। उसके साथ जो है कि सेवरल डिसऑर्डर्स जो थे उनको डिवाइड किया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। डिफरेंट डिसऑर्डर्स को जो है उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था कैटेगरीज में। और नंबर ऑफ डायग्नोसिस जो थे जिनको लेबल दिया गया था जो फ्रॉइडियन नेचर के थे, यानी कि जो न्यूरोसिस या मतलब साइकोडायनामिक नेचर के या इस तरह के थे, उनके ऊपर जो लेबल लगाया गया था उनको रीनेम किया गया। और जो बेस्ट जो मोस्ट कॉमन चेंज जो है उस वक्त लगाया गया था वो था कि आप डिसऑर्डर को यूज करें, जब वर्ड है उसको डिसऑर्डर को यूज करें बजाय इसके कि आप न्यूरोसिस को यूज करें। ठीक है, यानी कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के जो लेबल थे उनको हटाया गया था और ये कहा गया था कि उसमें आप डिसऑर्डर का वर्ड यूज करें बजाय से कि आप ये कहें कि ये न्यूरोसिस की कैटेगरी में आ रहा है। तो न्यूरोसिस जो है कि वो भी डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स थे, इसी वजह से उनमें कंफ्यूजन आ रही थी। वो एक न्यूरोसिस जो है कि उसको डायग्नोज देते थे बट उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाते थे कि ये एंजाइटी का है, ये डिप्रेशन का है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। सो उन्होंने डिसऑर्डर जो है कि वो कहा कि उसको न्यूरोसिस के बजाय जो है कि डिसऑर्डर का नाम जो है वो दिया जाए।
और इसके अंदर जो है कि बहुत सारे नोबल किस्म के यानी कि जो डिसऑर्डर्स जो थे कि वो और भी ज़्यादा इंक्लूड किए गए, जैसे PTSD था, ADD था, इनको उसके अंदर जो है कि वो ऐड किया गया था। और एक और भी ये किया गया था कि जो ये DSM-3 था उसके हवाले से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है उन्होंने अपनी रिसर्च जो है कि रिसर्च सपोर्ट जो करना रिसर्च सपोर्ट के लिए जो है कि ये करते थे उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि DSM-3 जो है कि वो इस तरह का नहीं है कि हम इसके ऊपर जो है अपनी रिसर्च के जो है कि वो ये हमें सपोर्ट नहीं करता रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने अपनी उस चीज़ को जो है कि विड्रॉ किया। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स थे उन्होंने भी DSM-3 का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था उस पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो था कि वो शो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का नहीं है कि हम इसको जो है कि फाइनेंशियली या जो है कि हम इंश्योरेंस जो है कि हम वो प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो था कि होमोसेक्सुअलिटी का जो एक डिसऑर्डर था उसको डिलीट कर दिया गया था DSM-3 से। वैसे तो DSM-2 का जब 7th एडिशन जो है कि वो आया था उसको 7th एडिशन जब उसका पब्लिश हुआ था DSM-2 का, तो उस वक्त ही इस टर्म को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो पहला एक ऑफिशियली DSM आया वो DSM-3 था, तो उसके अंदर उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एज अ डिसऑर्डर जो है वो डिलीट कर दिया था। लेकिन उसका एक जो नोशन था ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी वो रिमेन था मैनुअल के अंदर, उसको उन्होंने नहीं वहां से डिलीट किया। अब ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये है कि पेशेंट्स जो है कि उसको होमोसेक्सुअलिटी में तो मुब्तला है लेकिन उसके साथ साथ जो है कि उसको इमोशनल भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ईगो डिस्टोनिक जो है कि वो था। देन उसके बाद आता है DSM-3R। अब DSM-3R जो है ओके इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो थी DSM-3 जो था कि क्योंकि इसमें बहुत सारी मेजर चेंजेस लाई गई थी DSM-3 के अंदर, उसको एक कोशिश किया गया था कि उसको एक क्लासिफाइड फॉर्म में जो है कि वो दिया जाए। तो इसको जो है कि डायग्नोस्टिक सिस्टम में DSM-3 को बेंचमार्क भी कहा जाता था। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो चेंजेस आई थी वो यही था कि डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर जो है कि वो चेंजेस जो है कि वो लाई गई थी। इस वजह से जो है कि इसको बेंचमार्क का नाम भी दिया गया था। अब 1987 में जब DSM-3R आया यानी कि उसको रिवाइज किया गया, उसको रिवीजन जो है कि वो की गई, तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स को जो है कि वो रीनेम किया गया और सर्टेन कैटेगरीज जो हैं सर्टेन कैटेगरीज को रीनेम किया गया और उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उनके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं उसमें चेंजेस लाई गए। ठीक है, ये उसमें प्रोमिनेंट एक काम किया गया। देन रिमूवल नंबर ऑफ कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस इंक्लूडिंग ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी। ये कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसके बारे में जो है कि लोग उस वक्त के जो फिजिशियंस थे या साइकियाट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो कंफ्यूज होते थे। तो इसके बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल था उस हवा, तो इन्होंने उसको जो है कि DS-3R से रिमूव कर दिया था। और ये जो मैनुअल था ये सिग्निफिकेंटली लॉन्गर था। ये DSM-3R जो था बाकी जितने भी रिवीजन अभी तक आए थे DSM के उनमें सबसे ज्यादा जो है कि वो लॉन्गर जो था कि ये था। और इसमें जो मेजर हाईलाइट इशू किए गए थे वो इसकी रिलायबिलिटी के थे कि जो भी इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बयान किया गया या दिया गया उसकी रिलायबिलिटी जो है कि वो जरूर हो। इसके अलावा एक ये भी किया गया था, ये कोशिश की गई थी कि जो डायग्नोस्टिक कैटेगरी है उसको प्योरली डिस्क्रिप्टिव रखा जाए। ठीक है, ये इसमें कहा गया कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है कि वो दिया जाए जो इसके डायग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं, और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक सिम्टम्स थे उनको लिस्ट आउट किया जाए और साथ में इसकी रिलायबिलिटी जो है कि वो भी दी जाए। और ज्यादातर जो कोशिश की गई थी, जो कंसंट्रेशन की गई थी DSM-3 में भी, वो इसकी रिलायबिलिटी डायग्नोस्टिक कैटेगरीज की रिलायबिलिटी पे दी गई थी जो कि 3R में भी कंटिन्यू रखी गई थी। और इसके अलावा जो है कि उस वक्त ये इसलिए कहा गया था कि जब भी एक ही पेशेंट को दो मुख्तलिफ किस्म के साइकियाट्रिस्ट देखते थे तो वो उसको टू डिफरेंट किस्म के डायग्नोसिस देते थे, वो एक डिसऑर्डर जो है कि उस पर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से इस रिलायबिलिटी के जो है कि उस पर कंसंट्रेशन दी गई कि आप अगर डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट जो हैं कि वो एक ही पेशेंट को देखते हैं तो उनका डिसऑर्डर जो है कि डायग्नोसिस डिसऑर्डर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है कि वो इनकी रिलायबिलिटी को जो है कि वो बहुत जोर दिया गया। देन DSM-4 है। DSM-4 में जो है कि जो मेजर चेंजेस लाई गई थी वो ये किया गया था
एक तो जो है कि डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक टर्म जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये यूज किया गया था। ठीक है, जो टर्म थी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, उसको डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक के तौर पे जो कह लिया के अलावा जो है कि उसको कहा गया था कि वो यूज किया जाए, इसकी टर्म को यूज किया जाए। और ये कहा गया था कि ये जो टर्म है, ये जो क्राइटेरिया है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो सिम्टम्स जो है कि पर्सन जो भी सिम्टम्स शो करेगा, जो डिस्प्ले करेगा पर्सन, वो आपके सोशल, ऑक्यूपेशनल या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग जो हैं उसकी वजह से होगा। इन ऑर्डर फॉर देम टू रिसीव अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, जब तक जो है कि ये सब चीजें कंफर्म नहीं होंगी उस वक्त तक उनको जो है कि वो डायग्नोसिस जो है कि वो नहीं दिया जाएगा। इसका वो सोशली, इन्वायरमेंटली, ऑक्यूपेशनली डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट जो है कि उसमें नहीं आएगी। क्लिनिकली जो है कि वो सिग्निफिकेंटली इम्पेयरमेंट नहीं आएगी, डिस्ट्रेस नहीं होगा, सोशली, ऑक्यूपेशनली और दूसरे उसके इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में उस वक्त तक जो है कि उसको डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा। ये एक जो था कि चेंज आया था DSM-4 के अंदर, जो उन्होंने एडिशन किया था, और उसके साथ साथ जो माइनर चेंजेस थी और जो डायग्नोसिस थे एक्स्ट्रा किस्म के जिनको नहीं यूज किया जा रहा था, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, वहां से डिलीट कर दिया और रिमूव कर दिया। अब फिर DSM-4 TR आया। DSM-4 TR में जो मेजर चेंजेस आई थी, डायग्नोस्टिक कैटेगरीज इन दिस रिवीजन रिमेन्ड इसेंशियली द सेम, कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। जो डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी वो सेम थी, बट जो टेक्स्ट सेक्शन था डिस्क्राइबिंग certain aspects of the diagnostic criteria were updated and revised। टेक्स्ट सेक्शन जो था उसको डिस्क्राइब किया गया था, उसमें चेंजेस लाई। आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है या टेक्स्ट जो है कि वो कौन सा, ये डिस्क्राइबिंग जो होता है ये DSM के अंदर कौन सा टेक्स्ट होता है। जब आप डिसऑर्डर पढ़ते हैं ना, और उससे पहले जो है कि मतलब सिम्टम्स या क्राइटेरिया है, उसके बाद जो है कि वो एक पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक नोट आया हुआ होता है नीचे ना, ये उसको कह रही है, वो टेक्स्ट सेक्शन होता है कि जिसमें उन्होंने उसकी कुछ टेक्स्ट की जो टर्म्स थी उसको चेंज कर दिया, कुछ उसके अंदर जो है कि सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ज्यादा लेकर आ गए और एक्सप्लेनेशन जो है कि वो दे दी उसमें, तो उसमें वहां पे उसको अपडेट किया गया और उस सेक्शन को रिवाइज किया गया। फिर इसके अंदर जो है कि वो 5 एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम को जो है कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें उन्होंने 5 एक्सिस बताए थे डिफरेंट कैटेगरी के। जब आप भी किसी भी क्लाइंट को डायग्नोज करोगे तो आप इन 5 एक्सिस के अंदर उनकी जो है कि डायग्नोसिस को पूरा जो है कि वो क्लासिफाई करोगे या एक प्रॉपर उस वे में उसको डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, अब ये 5 एक्सिस जो हैं कि वो हम देख लेते हैं। DSM-4 TR के मल्टी एक्सियल जो सिस्टम था, उसमें एक्सिस 1 पे जो है मेंटल डिसऑर्डर्स दैट हैव बीन डायग्नोज्ड, अ पर्सन कैन सफर फ्रॉम मोर देन वन, ये डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, साथ में इसके एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। अगर आप ये चार्ट खुद रीड आउट कर लोगे तो इट्स बेटर कि टाइम जो है वो 9 o'clock हो गया। अगर इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। ये सिंपल ये है कि इन्होंने 5 एक्सिस जो थे कि वो इनका बनाए थे, और इन 5 एक्सिस के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था कि पहला जो है कि वो ऑल मेंटल कंडीशन एक्सेप्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल, जो एक्सिस 1 है उस पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन के अलावा बाकी सारी डिसऑर्डर्स जो है कि उनको अगर पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइपोलर डिसऑर्डर है या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग है, इस तरह की जो है कि वो एंजाइटी है, उसको हम एक्सिस 1 पे जो है कि वो डायग्नोसिस देंगे। एक्सिस 2 पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन को देंगे, जो को अब DSM-5 में जो है मेंटल रिटार्डेशन की टर्म को रिप्लेस किया गया था और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है कि वो आया था, और हम आगे पढ़ेंगे DSM-5 की चेंजेस में। ठीक है, और जैसे इसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। जनरल मेडिकल कंडीशन एक्सिस 3 पे अगर कोई पर्सन जो है कि उसको मेडिकल कंडीशन भी है साथ में, तो उसको मेंशन किया जाता था एक्सिस 3 के अंदर, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ये अस्थमा है। देन एक्सिस 5 पे साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाता था कि स्ट्रेसेस देखे जाते थे कि आया कोई स्ट्रेसेस तो नहीं है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल जो है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे डेथ ऑफ अ फ्रेंड है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हाउसिंग है, इकोनॉमिक है, वर्क है, मतलब उसकी लाइफ में क्या स्ट्रेसेस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके साइकोलॉजिकल या इशू होने में।
ठीक है। देन एक्सिस 5 पे उसका ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग को और बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये एक स्केल होता था जो कि आप रेट करते थे 1 to 10, उसमें इंडिकेट करते थे कि पर्सन जो है कि वो अपनी कंडीशन के लिहाज से जो है सिवियरिटी के लिहाज से कहाँ पे जो है कि वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, देन उसके बाद जो है कि 91 से 100 तक जो एक स्केल दिया जाता था जो कि साइकोलॉजिकल वेलनेस के ऊपर होता था, जो स्केल जो है कि साइकोलॉजिकल वेलनेस कहलाता था, जिसपे जो है कि हम फंक्शनिंग को ऊपर वाले में हम उसकी सिवियरिटी को यानी कि 1 to 10 हम इंडिकेट करते थे कि पर्सन जो है कि वो सिवियरिटी के लिहाज से कहाँ पे रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी फंक्शनिंग को रेट कर रहे हैं कि वो उसकी फंक्शनिंग जो है कि वो सुपीरियर है या इंफीरियर है, किस किस्म की जो है कि उसकी फंक्शनिंग आ रही है, तो उसमें वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। हम 91 से 100 तक के स्केल में उसको वहाँ पे इंडिकेट करते थे। इवन देन अगर आपको स्टार्ट में कुछ चीज समझ ना आए तो हम इसको कर लेंगे। देन DSM 5 है। DSM 5 में जो है कि वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है कि वो ली गई थी। नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो थे कि वो इसमें डिलीट किए गए। जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, तो ऑटिज्म के साथ साथ जो है कि उसके जो सब टाइप्स आ रही थी या सब जो है कि उसके अंदर सबसेट्स बने हुए थे, एस्पर्जर सिंड्रोम का, क्लासिकल ऑटिज्म का, रेट सिंड्रोम का, तो वो सब के सब जो है कि उनको वहां से हटाया गया कि एक डायग्नोसिस बनाया जाए, बजाय से कि हम उसमें डिफरेंट कैटेगरीज को देखते जाएं, वो एक ही जो है कि डिसऑर्डर के अंदर जो है कि हम उसको करें। और वो फिर ऑटिज्म रह गया था, बाकी सबको उन्होंने वहां से हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। और जो है कि जो सब टाइप जो ट्रेडिशनल 5 एक्सिस था उसको वहां से जो है कि सॉरी ट्रेडिशनल 5 सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो थे, स्किज़ोफ्रेनिया की जो 5 सब टाइप्स थी उसको डिलीट किया इसमें DSM 5 से। देन स्किज़ोफ्रेनिया वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ सिंगुलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब उसको सिंगुलर डिसऑर्डर के तौर पे जो है कि वो लिया गया, बजाय इसके कि उसके जो 5 सब टाइप्स थी कि उसको अलग अलग जो है कि वो किया जाता, उसको सिंगल जो है कि वहाँ पे डिसऑर्डर जो है कि वो डायग्नोसिस के लिए दिया गया। और दूसरे डिसऑर्डर्स जो थे कि उनको उनकी कैटेगरीज जो है कि उनको दी गई, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था और चेंज सिग्निफिकेंटली सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इनको जो है कि वो अलग अलग से जो है कि कैटेगराइजेशन जो है कि वो दी गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ गया, और बहुत सारी दूसरी जो चेंजेस थी जो कि कंट्रोवर्शियल जा रहा था इसमें कि नंबर ऑफ दीज चेंजेस, ये जो नंबर ऑफ दीज चेंजेस आई थी इसके अंदर भी, ये भी कंट्रोवर्शियल ही थी। और इसके अंदर जो है कि वो एक और जो है कि ब्रेवमेंट डिसऑर्डर जो है वो भी रखा गया था, लेकिन वो भी ब्रेवमेंट डिसऑर्डर जो था वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल का शिकार हो रहा था। आफ्टर 13 मतलब कह लें कि 2022 में एक लंबे अरसे के बाद जो है कि DSM 5TR जो है वो आया, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो DSM आ रहा है तो उसमें बहुत सारी जो है कि बेटर चीजें जो है कि वो आएंगी और देखने को बहुत बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भी जो है कि क्या किया गया कि इसका टेक्स्ट रिवाइज किया गया, DSM 5 में जो है कि उसका टेक्स्ट रिवाइज किया गया और उसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं की गई थी इतनी ज्यादा। इसमें कुछ न्यू डिसऑर्डर जो था कि एक न्यू डिसऑर्डर इंक्लूड हुआ जिसको प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर जो है कि वो इसमें ऐड किया गया। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था विद मॉडिफिकेशन ऑफ 70 डिसऑर्डर्स के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था उनको मॉडिफाई किया गया। और इसका भी जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है DSM डिसऑर्डर जो है कि इसको अपडेट किया गया, इसका डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो है उसको कंप्रीहेंसिवली जो है वो अपडेट किया गया। और एडिशनली सिम्टम स्कोर्स दिए गए इसमें जो है, जैसे सुसाइडल है और नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरीज बिहेवियर है, इनको कोड्स जो है कि वो अलग उनके सिम्टम्स को कोड्स दिए गए थे। और इस सेक्शन में जो है सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट जो है दैट वर मोस्ट एक्सटेंसिवली अपडेटेड। ओके, टेक्स्ट टू सेक्शन था जिसके अंदर प्रिवेलेंस आ रहा था, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर थे या कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज थे, इनको जो है कि एक्सटेंसिवली अपडेट किया गया। इसके ऊपर जो है कि वो ज्यादा वर्कआउट किया गया कि इनके टेक्स्ट को रिवाइज किया जाए, बजाय इसके कि इन विच कोई और चेंजेस लाई जाए। तो इनके टेक्स्ट को जो था कि वो रिवाइज किया गया था DSM 5TR में। अब
DSM के अंदर जो है, अब यहाँ तक DSM 5 TR तक हमने पूरी इसकी स्टोरी पढ़ ली कि कैसे कैसे जो है कि DSM 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3R हुआ, फिर 4, 4 TR हुआ, फिर 5, फिर 5 TR अब आया। ये हमारी स्टोरी यहाँ तक जो है DSM की कंप्लीट होती है। तो हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग जो DSM के अकॉर्डिंगली जो है कि जो हमारे पास प्रेजेंटली है, उसमें जो डेफिनेशन मेंटल डिसऑर्डर की दी हुई है वो क्या है, वो भी यही कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर जो है कि वो इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, इमोशन रेगुलेशन और बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स अ डिसफंक्शन इन द साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, अभी तक वो ये क्या कह रहे हैं कि ये एक सिंड्रोम होता है कि जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है कि आप एक इंडिविजुअल के अंदर जो है कि वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देता है। और किस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है? उसकी कॉग्निशन यानी कि उसके थॉट्स के अंदर। इमोशनल रेगुलेशन मींस कि उसको अपने इमोशंस को जो है कि रेगुलेट करना या उसको संभालना नहीं आता है, कि उसको इमोशनल सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करना चाहिए उसको वो नहीं आता है, या फिर उसका बिहेवियर जो है कि वो अनएप्रोप्रिएट हो जाता है, जो कि साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल या डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो है कि रिफ्लेक्ट करता है। ये डिस्फंक्शंस नजर आ रही होती है, यानी कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर नजर आ रहा होता है, साइकोलॉजिकली भी, बायोलॉजिकली भी, और डेवलपमेंटल प्रोसेस भी उसका उस चीज से सफर कर रहा होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस के जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, वो अपनी एज अप्रोप्रिएटली जो है कि बिहेव नहीं कर पा रहा होता और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है कि अनएक्सेप्टेबल और कल्चरली अप्रूव, हाँ, हमारे कल्चर में जो है कि जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए वैसा रिस्पांस जो है कि वो कल्चरली नहीं दे पा रहे होते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और जो स्ट्रेसर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है कि वो अपने उन स्ट्रेसर्स को कोप अप नहीं कर पा रहे होते अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, और फिर सोशली जो है कि वो डेविएंट बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं, यानी कि सोसाइटी में जिस तरह का होना चाहिए है बिहेवियर वो वैसा नहीं शो कर रहे होते। और फिर उनके बहुत सारे जो है कि सोसाइटी और उनके अपने दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कि वो चलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स ना भी हों, बट सोसाइटी उनको मेंटल डिसऑर्डर्स कंसीडर नहीं करती, लेकिन डिसफंक्शन या उसके अंदर पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है कि ये इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन जो है कि मेंटल डिसऑर्डर की वो दी गई है। इसके अलावा जो है कि क्या है हमारे पास यहाँ पे, बस हम थोड़ा सा और हमारा रह गया, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। अब जो है मैम डिसऑर्डर 5 वाली स्लाइड है। ये है 19 स्लाइड के बाद, डेफिनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की स्लाइड 20 है। और इसके बाद जो है कि एक चार्ट होगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि डिसऑर्डर की जो है कि जो के DSM के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। यस वो मैम। वाली स्लाइड है आपके पास? यस मैम, ये DSM 5 ना क्राइटेरिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके सर्कल में सब कुछ बताया हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली यस वो मैम। मेरे पास। अच्छा ठीक है, सही, आप उसको देखें, मेरे पास वो अभी स्लाइड नहीं आ रही, मेरी स्टक हो गई। चलिए, DSM जो है कि अब इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से जो है कि स्ट्रक्चर्ड हुए हैं, वो एक उनमें उनका क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें स्पेसिफायर्स दिए गए हैं। अब जैसे जैसे हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट स्पेसिफायर्स आएंगे तो हम सब डिफाइन करेंगे। डेवलपमेंटल एंड कोर्स दिया गया है कि वो किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है और उसका कोर्स कितने डेज का, कितने क्राइटेरिया होने चाहिए वो उसके अंदर दिया गया है। देन एसोसिएटेड फीचर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो है कि उनके अंदर फीचर्स एसोसिएट करते हैं डिसऑर्डर से। देन उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, रिस्क फैक्टर्स को भी है कि बताया गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दिया गया है, और इसके साथ साथ कोमॉर्बिडिटी भी है। कोमॉर्बिडिटी जो है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कि वो ये है कि आप इसको बाकी डिसऑर्डर्स के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन 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 जो कि इस डिसऑर्डर को, फॉर एग्जांपल IDD जो है कि उसको डिफरेंशिएट करता है वो लर्निंग डिसेबिलिटी से भी। ठीक है, देन कोमॉर्बिडिटी है कि एक डिसऑर्डर का दूसरे डिसऑर्डर के साथ जो है कि लिंक किस तरह से है, कौन सी दो डिसऑर्डर जो है कि वो कोमॉर्बिड हो रहे हैं, यानी कि एक जैसी जो है कि प्रॉपर्टीज जो है दो डिसऑर्डर्स के अंदर मौजूद हैं, तो हम उसको भी कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, कि उसको हम स्पेसिफायर जो है कि उसमें हम लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कि क्या है इसमें इसके अलावा एक और स्लाइड होगी, इसमें स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड के।
यस मैम, द सेकंड लास्ट वन। ठीक है, हाँ जी। अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स का एक टर्म जो है कि वो इसमें थ्रू आउट जो है कि डीएसएम में यूज की जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि जब थेरेपिस्ट के पास जो है कि कोई क्लाइंट आता है और वो अपने सिम्टम्स बता रहा होता है, तो उसके फुली सिम्टम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्रेशन का क्लाइंट आया है तो डिप्रेशन के जितने भी सिम्टम्स मौजूद हैं, उन क्राइटेरिया जो है कि उसके ऊपर वो क्लाइंट पूरा नहीं उतर रहा। जो क्राइटेरिया है डिप्रेशन का, उसके ऊपर पेशेंट जो है वो फुली तौर पर नहीं आ रहा, तो थेरेपिस्ट जो है कि वो अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर का जो है कि वहाँ पे स्पेसिफायर जो है कि वो लगाएगा। मींस कि उसके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है क्लाइंट की, कि उसके पास उसमें सिम्टम्स तो आ रहे हैं लेकिन फुली क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो वो अनस्पेसिफाइड करेगा। देन है स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड जो है कि वो तब उसको वो लगाएगा, स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स में उसको तब वो लगाएगा जब उस थेरेपिस्ट के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगी। एक पेशेंट की, एक क्लाइंट की कंप्लीट पिक्चर जो है वो थेरेपिस्ट के पास मौजूद होगी, तो वो उसको जो है कि स्पेसिफाइड डिसऑर्डर में कंसीडर करेगा। ठीक है, ये आज हमने डीएसएम का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, ये कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और जैसे जैसे हम डिसऑर्डर्स पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ जो उनकी स्पेसिफायर्स होंगे, जो उनके अंदर चीजें आएंगी, हम वो साथ साथ उसको रीड आउट करेंगे। कल आज की क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, और कल हम पढ़ेंगे मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, और अभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ और समझना हो, तो आप ग्रुप में जो है कि क्वेश्चन कर दें, वहाँ मैं डिस्कशन ग्रुप है उसमें मैं आंसर कर दूंगी, और कोई और इशू हो तो तब भी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी भी आप एक पढ़ने के बाद भी गहरा सांस लिया करें, रिलैक्स किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा आज का लेक्चर। यस मैम। मैम चलिए, आपको मेरी तो आवाज आ रही है? काइंडली आज से का सारी है। मटेरियल सेंड कर दें। जी जी जी, यस प्लीज। क्वेश्चंस मैम, इनके मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस ले लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेक्चर तो वो ले लें। मैं कह रहा हूँ ये आज का अब मटेरियल सेंड मेरे कर दें। ख्याल में 9:15 हो गए हैं, तो वो ग्रुप में दे दें, ग्रुप में उसके बाद ग्रुप में आंसर कर देती हूँ कि 9:15 है, किसी को ठीक है कुछ मैडम, होगी आपसे। ठीक है, जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है मैम आई मैम, एंजॉयड ठीक अ है। लॉट। ग्रुप में आप प्लीज अपने Excuse me. क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें, मैम वहाँ उनका हेलो, आंसर कर देंगी। जी जी बोलें। ये डिस्कशन ग्रुप जो है इसमें मैं ऐड नहीं हूँ, बाकी भी मेरे ख्याल में कुछ लड़के ऐड नहीं होंगे, तो आप सर डिस्कशन भी ग्रुप ऐड आप को नहीं है। सर ब्रेक कर दें। आप सर तैयब को मैसेज करें, वो आपको ऐड कर देंगे वहां पर, वो एडमिन है। ठीक है, ओके। मैम 3-4 लड़के हैं जो ऐड नहीं डिस्कशन ग्रुप में। आप सब ठीक है। अपने अपने नेम्स जो है कि उनको मेंशन कर देना सर तैयब को, तो वो आपको ऐड कर देंगे। जी जी तो बिल्कुल, जी बिल्कुल। काइंडली ये आज का मटेरियल भी सेंड कर दें इसके जी डीएसएम जी अलावा पे। बिल्कुल, इसके अलावा मैं सेंड करूंगी आपको, स्लाइड्स आपको, रिकॉर्डिंग्स आपको, सब कुछ मिलेगा कहाँ पे करेंगी आप सेंड? आपको। गूगल मैं क्लासरूम वही पे? ग्रुप में ही करूंगी, आप सब तैयब को मैसेज कर दें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और कुछ? इसके अलावा कोशिश करें कि हमने जो है 8:45 पे क्लास ज्वाइन किया था अटेंडेंस के लिए, तो आप जो है क्लास शुरू होने से पहले अटेंडेंस का अगर गूगल फॉर्म हो या फिर क्लासरूम में मार्क करना हो तो आप उससे जो है पोस्ट करें। जी बिल्कुल, मैंने 8:45 पे 7:45 पे मैंने 7:45 पे, यस, सॉरी। 7:45 पे मैंने सबको कहा था कि क्लास ज्वाइन करें, अजीम, बिकॉज कल भी काफी अजीम बच्चों को बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो काफी बच्चों के बहुत कनेक्टिविटी के भी बहुत से इश्यूज होते हैं, किसी का नेट वगैरह भी सही नहीं होता, तो इसीलिए मैंने 15 मिनट्स पहले कनेक्ट करने को कहा था सबको। अजीम आप उधर गूगल क्लासरूम पे जाएं, उधर मैंने भी किए, आप करें उधर आ जाएगा, थोड़ा जी सा जी, रिफ्रेश आप करके। लोग बिल्कुल गूगल क्लासरूम पे आप लोग अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म पे फिल नहीं किया तो आप गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। मैंने भी आप लोगों की यहाँ से क्लास से अटेंडेंस ले ली है। मैम मैम चलिए ये आप लोग भी कंटिन्यू करें, मैं चलती सर हूँ। तैयब यस आज मैम, किधर है? थैंक यू सो मच मैम। आप बिल्कुल, आप अगर आप जाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर मैम। ओके, ये थैंक यू, अल्लाह सर तैयब हाफिज, अल्लाह आज अल्लाह हाफिज मीटिंग मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर तैयब आज मीटिंग में क्यों नहीं आए? सर तैयब थोड़ा सा बिजी हैं, आज वो नहीं आ सके, होपफुली कल से आएंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो ये रिलेटेड सिर्फ टू। जी ग्रुप जी
के हवाले से ही हमारे क्वेश्चन है, ग्रुप में ऐड कर दें जी इंटर्नशिप जी डिस्कशन आपको ग्रुप। आपको सर तैयब ग्रुप में ऐड कर देंगे, वो एडमिन है, वो आपको जरूर कर देंगे, नहीं तो मैं आपको ऐड करवा दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपकी अटेंडेंस भी जो है वो मैं मार्क कर चुकी हूँ, यहाँ से भी कर चुकी हूँ, आपकी गूगल क्लासरूम पे भी आ जाएगी, वहां से भी मार्क हो जाएगी। और जो इनिशियल में मैंने टाइम सेट करके फॉर्म्स दिए थे वहां पे भी मुझे आ चुकी है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप परेशान ना हो। एनी अदर क्वेश्चन? मैम वो ग्रुप का नाम इंटर्नशिप डिस्कशन ग्रुप है? यस, इंटर्नशिप डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां पे अपने आप को ऐड करवा लें। और एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज काइंडली कर सकता है। नो मैम। ओके, आई थिंक महर कर दें इसको। मैं करती हूँ, मैं एंड करती हूँ इसको। आप लोग सब लीव कर दें प्लीज।